नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड टर्न्स एज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एज शोन इन द स्कीमेटिक फिगर. Its two ends are connected to wires and is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with charge Q through a switch. The coil is in a horizontal uniform magnetic field B naught parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time the capacitor is discharged fully, magnitude of the angular momentum gained by the coil will be. So angular momentum gained by the coil कैसे निकालेंगे? So angular momentum क्या होता है? So यहाँ पे हमें टॉर्क का रिलेशन पता है कि टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है. सो यहाँ से टाउ पहले हम टॉर्क निकालेंगे. टॉर्क कैसे निकालते थे हम इस केस में मैग्नेटिज्म में? सो पहले हमें मैग्नेटिक मूवमेंट पता होना चाहिए. सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता था? एम इज इक्वल टू एन आई ए. सो टाउ जो हमारा होता था मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी. सो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी जो जब हम करेंगे सो वो हमारे पास बन जाएगा एन आई ए बी बी एन आई ए बी बन जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है. सो परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 हो जाएगा. सो टाउ टी हमारा क्या है? इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है. सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एल माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था और चेंज कितने टाइम हुआ है? डेल्टा टी में. सो यहाँ पे जो एल हमारा आ जाएगा बी एन आई ए डेल्टा टी. सो आई डेल्टा टी क्या है? उस टाइम पे जो चार्ज हमारा डिस्चार्ज हुआ है सो वो हमारा क्यू हो जाएगा. सो एल इज इक्वल टू बी एन, एरिया हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर है उस सर्कुलर डिस्क का, और हमारे पास क्यू चार्ज है. सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डायरेक्ट हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा. सो ये हमारा डायरेक्ट बी ऑप्शन आ जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमारा दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के बना है. एक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. इसमें क्या है कि हमारा एक साइड से स्प्रिंग फिक्स रखा है ओरिजिन पे और वहां पे हमारा और दूसरे साइड में चार्ज रखा है. सो अगर ये चार्ज ऐसे ही होता तो हमारी कोई फोर्स नहीं लगती, तो स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होता. लेकिन हमने यहाँ पे ओरिजिन पे डाइपोल रख दिया. सो डाइपोल की एक्सियल फील्ड की वजह से इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगी और इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगा. सो हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डेल्टा की वैल्यू बतानी है. सो डेल्टा की वैल्यू बतानी है. सो कैसे आएगी? सो हमें पता है जो एक्सटेंशन होगा उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. सो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की होगी, और जो ये सिस्टम है साथ में इसकी के डैश पी क्यू बाई एल प्लस एक्स स्क्वायर. सो अगर रेट डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे सो ये हमारे पास ये बन जाएगा, और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा. और जब हम डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो हमारे पास जो ये बन जाता है, जो ये बनता है वो हमारे पास इस के की वैल्यू आती है. सो ये हमारा के की वैल्यू कैसे आएगी? के सो पहले फर्स्ट हमें डी यू बाई डी एक्स एट इक्विलिब्रियम पे जब देखेंगे तो हमारा के एट स्टार्टिंग में जब इक्विलिब्रियम पे था सो के एल हमारा इज इक्वल टू था, के एल हमारी जो स्प्रिंग फोर्स थी वो इज इक्वल टू थी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स थी हमारी. सो उसके बाद क्या हुआ? सो उसके बाद हमने जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई तो हमने के की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे. पहले के एल में जो रिलेशन आएगा और फिर के की वैल्यू इस रिलेशन को के की फॉर्म में जब चेंज कर देंगे तो यहाँ पे 3k बन जाएगा. सो नेट जो सिस्टम का के बन जाएगा वो 4k बन जाएगा. सो यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी एज अ फ्रीक्वेंसी जब इसको पुट करेंगे सो 1/2 पाई रूट 4k बाय एम हो जाएगा. सो रूट 4 का 2 बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल और 1/पाई रूट k बाय एम बन जाएगा. सो यहाँ से ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. सो फ्रीक्वेंसी में जो डेल्टा था 1/डेल्टा, वो डेल्टा हमारा पाई है. सो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 आ जाएगी. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? डेल्टा की वैल्यू 3.14. तो यहाँ पे 3.14. सो अगर हमारी ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में लिखते तो यहाँ पे 2 पाई होता और हमारी वैल्यू आ जाती 0.5. एंगुलर फ्रीक्वेंसी में वैल्यू आ जाती 0.5 और इस केस में आ गई है 3.14. सो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी की तरह है जो हमने सिलेंडर और स्फेरिकल शेल वाला किया। इसमें भी हमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है डिस्क पे, और हमने क्या कहा है कि यहाँ पे हमने स्फेयर से उसको इनक्लोज करना स्टार्ट किया है। सो एक तो हमारे पास लार्ज स्फेयर में इनक्लोज कर दिया जिसमें पूरी डिस्क इनक्लोज हो जाती है, सो उसका जो फ्लक्स है वो फाई नॉट है, और एक हमारा r/4 तक की जो स्फेयर है वो डिस्क को इनक्लोज कर पा रहा है, उसका हमारा 5 फ्लक्स है। दोनों फ्लक्स की रेशो निकालनी है। सो सिंपल सी चीज है, इसमें हमें क्यू इनक्लोज्ड कैलकुलेट करना है। सो क्यू इनक्लोज इन फर्स्ट केस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू जो हमारा फ्रैक्शनल एरिया है, सो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्यू नोट आ जाएगा। सो क्यू नोट हमारा फर्स्ट केस के लिए जब हम 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे, सो हमारा फुल जो चार्ज आ जाएगा क्यू नोट वही आ जाएगा। अब चार्ज इनक्लोज बाय सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर में इसी एरिया को हम 0 से r/4 तक इंटीग्रेट करेंगे। सो 0 से r/4 तक करेंगे तो हमारा क्यू आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। सो जो सिंपल फ्लक्स जो हमारा होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन हमारा कांस्टेंट है दोनों केसेस में, तो जो क्यू फाई नोट बाय फाई की रेशो होगी वो क्यू नोट बाय क्यू की भी रेशो होगी। सो यहाँ पे क्यू नोट बाय क्यू हमें पता है, सो डायरेक्ट हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो 32/5 विच इज इक्वल टू 6। So the answer is 6.4. So we can write here 6.4. Now coming to the next question. So this is our next question. So इसमें क्या दे रखा है, a uniform electric field of E is equal to, जो E हमारे पास है, हाँ जो E हमारे पास है -400√3 न्यूटन पर कूलम। सो ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed of 2√10 into 10⁶ meter per second. So initial speed हमें दे रखी है। The particle is aimed to hit a target t, which is 5 meter away from its entry point into the field, as shown schematically in the figure. So q/m हमें दे रखा है। So ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारे पास जस्ट हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, उसमें हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती थी, इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाउनवर्ड लग रही है। सो डाउनवर्ड लग रही है, ये यूनिफॉर्म है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगी। उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती थी, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगी डाउनवर्ड्स। सो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। बस हमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमें क्या लेनी है, अगर हम एम ए इज इक्वल टू क्यू ई लिखे, सो हमारे पास जो ए इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम आ जाएगी। सो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो ई हमारे पास ये दे रखा है, यू हमारे पास दे रखा है एट थीटा एंगल पे, वो ये है। रेंज हमें पता है 5 मीटर अवे पे हमारा टारगेट है, और हमें q/m पता है 10⁻10 कूलम पर kg है। सो हमें एक्सेलरेशन यहाँ से a इज इक्वल टू q/m इंटू ई हो जाएगी। सो ये हमारी 4√3 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। सो हमारे पास प्रोजेक्टाइल में जो रेंज का फॉर्मूला होता था, रेंज इज इक्वल टू u² sin 2θ अपॉन g, और g वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो हमारी लग रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगी। सो हमें रेंज पता है 5 है, सो हम रेंज इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई u² करेंगे तो वो हमारे पास sin 2θ बन जाएगा। सो sin 2θ इज इक्वल टू √3/2 आ रहा है। सो साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव रहता है। सो 2θ हमारा या तो 60 डिग्री हो सकता है या हमारा 120 डिग्री हो सकता है, और थीटा हमारा 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री हो सकता है। सो ये चीज हमें क्लियर है कि थीटा इज इक्वल टू 30 या फिर 60 डिग्री हो सकता है। सो हमारे पास एक चीज हमें यहाँ से एक पार्ट क्लियर पता चल गया है कि इफ द पार्टिकल विल हिट टारगेट इफ प्रोजेक्टेड ईदर एट एन 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो एक इसका आंसर ये करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, ये रॉन्ग हो गया है। और हमें टाइम टेकन पता चलना है, टाइम टेकन हमें पता लगाना है। सो उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे, सो उसके लिए
सिंपल ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे. सो नेट डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 0. सो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 है, विच इज इक्वल टू, अब y की फॉर्म में देख रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट, y इज इक्वल टू 0 है, तो u बाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. सो यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा 2u बाई ए वाई आ जाएगा. सो u y की डायरेक्शन में क्या है हमारा, अगर u को हम रिजोल्व करेंगे तो u साइन थीटा आ जाएगा. सो 2u साइन थीटा बाई a जो आ जाएगा हमारा, वो ये आ जाएगा. सॉल्व करके हमारा t की वैल्यू आ जाएगी √5/6 इंटू 10⁻⁻6. सो √5/6, सो √5/6 ये वाला हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो दो वैल्यूज इसलिए आ रही हैं क्योंकि अगर 60 डिग्री पे अलग करेंगे और 30 पे करेंगे तो दो वैल्यूज आ सकती हैं हमारे पास. सो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि शोन इन द फिगर इज ए सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप. सो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप है. इसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, और V0 हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और I करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है. सो डेल्टा V हमारे पास बता रहा है कि इनर और आउटर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है ड्यू टू काइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. सो हमारे पास अगर करंट इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे. सो हमारे पास अगर इस क्वेश्चन में देखें, सो हमारा स्मॉल करंट डी आई इज इक्वल टू V0 इंटू रेजिस्टेंस होगा. रेजिस्टेंस क्या होगा, ये स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया होगा टी डी आर, टी जो हमारे पास थिकनेस है और डी आर रेडियस की हम स्ट्रिप ले रहे हैं. सो एरिया आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ. लेंथ हमारे पास पाई आर आ जाएगी अगर हम आर रेडियस पे ले रहे हैं. सो हमारे पास जो करंट टोटल आ जाएगा वो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वीटी बाय रो पाई नेचुरल लॉग R2 बाय R1 एम्पियर्स आ जाएगा. अब हमने देखा था जो करंट की मूव करने की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में. सो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा. सो फोर्स हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी लगेगी. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, हमारी सेंट्रीफ्यूगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है. सो ई हमारे पास आ जाएगा mv²/r. और आई हमारे पास पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड होता है, NEAVD. सो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू, डिफरेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू NEA. एरिया हमारे पास DR इंटू टी था, टी थिकनेस, और VD हमारे पास यहां से आ जाएगी V² से. सो यहाँ पे VD इज इक्वल टू दिस वन. सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mv²/re. सो यहाँ पे जो हमारा नेट स्मॉल जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो हमारा dV इज इक्वल टू -E.dr आ जाएगा. अब हमने E की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, E इज इक्वल टू mv²/r इंटू E. सो यहाँ से ये हमारी आई है. सो dV की वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस आ जाएगी. सो इनर टू आउटर जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो ये सारे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे. सो जो V है हमारा, जो डेल्टा V है हमारा, जो डिफरेंस है वो हमारा V0² पे डिपेंड कर रहा है. और जो I है हमारा वो भी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो यहाँ पे I भी हमारा प्रोपोर्शनल टू V0² हो जाएगा. सो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ जाएगा. सो फर्स्ट ए ऑप्शन सही है, द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर सरफेस. सो ये हमारा रॉन्ग है. सो आउटर सरफेस इज एट लोअर पोटेंशियल. सो आउटर सरफेस इज एट लोअर पोटेंशियल, ये हमारा सही है. सो एक हमारा ए ऑप्शन सही है एंड एक हमारा ए ऑप्शन सही है. उसके बाद हमारा सी ऑप्शन सही है. उसके बाद हमारा डेल्टा वी हमारा V0² पे डिपेंडेंट है और V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सो ये हमारा ये भी सही है. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ शेप y इज इक्वल टू x² इनिशियली, और उस x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है V0 I कैप. सो V0 हमारा कांस्टेंट है और हमारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये. सो हमें ये दे रखा है V0 B0 L बीटा, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है. सो हमें डेल्टा फाई के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हमें बतानी है. सो सबसे पहली बार जो इनिशियली हमारा ये है और ये B है. अब ये मोशन हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में है हमारी कंडक्टिंग वायर. सो सिंपल सी बात है, कुछ EMF इंड्यूस होगी जब वो मोशन होगा.
सो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी डेल्टा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to L। अब जो तीनों हमारे B और हमारा V और हमारी इंड्यूस्ड जो हमारी ये जो हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर, ये तीनों हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो x की डायरेक्शन में हमारे पास V है और z की डायरेक्शन में हमारे पास B है। तो जो हमारी लेंथ सिर्फ y के अलोंग होगी वही कंट्रीब्यूट करेगी ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए। सो हम y के अलोंग ही इस लेंथ की प्रोजेक्शन लेंगे। हाँ, तो y के अलोंग जब हम इस लेंथ की प्रोजेक्शन लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सो वो हमारे पास L आ जाएगी सिंपल। सो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगी b v नॉट dy इंटीग्रल 0 to L। सो यहाँ पे जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इस फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा और जो बीटा से ऐसे रिलेटेड होगा। सो फॉर बीटा इज इक्वल टू 0 हमारे पास बन जाएगा 2 b नॉट v नॉट L। फॉर बीटा इज इक्वल टू 2 हमारे पास बन जाएगा 4/3 b नॉट v नॉट L। सो यहाँ पे दोनों केसेस में आप देख रहे हो जो L हमारी प्रोजेक्टेड लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल है। सो L हमारी प्रोजेक्टेड लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सो फर्स्ट हमारा बीटा के लिए जो डेल्टा फाई है बीटा इक्वल टू 0 के लिए वो ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा। और सेकंड हमारा प्रोपोर्शनल टू जो y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड लेंथ है वो सही है। उसके बाद थर्ड हमारा बीटा इज इक्वल टू 2 के लिए 4/3 b नॉट v नॉट L है। एंड फोर्थ थिंग क्या है कि अगर हमारी जो वायर है वो पैराबोलिक की जगह y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दी जाए। सो हमारा कैसे वो डिपेंड कर रहा है? डिपेंड हमारा कर रहा है प्रोजेक्टेड लेंथ पे। सो प्रोजेक्टेड लेंथ अगर हम y इज इक्वल टू एक्स की लें या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की लें, दोनों की सेम आएगी। तो दोनों केसेस में हमारे पास डेल्टा फाई भी सेम ही आएगा। सो डेल्टा फाई हमारा दोनों केसेस में सेम आएगा। सो ये भी हमारा पार्ट सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो सेंटर पे है विच इज हेल्ड फिक्स्ड एट ओरिजिन। सो सर्कल के ओरिजिन पे फिक्स है इन द प्रेजेंस ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये फिक्स जो हमारा डाइपोल है वो फिक्स किसके कारण है? वो हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिक्स है। सो इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या है कि जो डाइपोल के अलोंग जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो फील्ड होती है वो -p/4πε0 r² होगी। सो इसको बैलेंस करेगी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो सिंपल हमारे पास E नॉट इज इक्वल टू p/4πε0 r² आ जाएगा। सो सिंपल यहाँ पे E हमारा दिस फील्ड के इक्वल आ जाएगा और जो B पॉइंट पे हमारी फील्ड होगी वो हमारी 0 होगी। सो फर्स्ट कंक्लूजन ये निकलता है। एंड सेकंड कंक्लूजन क्या है कि जो हमारी एक्सियल फील्ड है एट एक्स एक्सिस, सो वो हमारी डाइपोल की वजह से जो 2kp/r³ होगी डाइपोल की वजह से, और प्लस उसमें E नॉट होगी। प्लस उसमें E नॉट क्यों होगी? क्योंकि E नॉट हमारी यूनिफॉर्म है। अगर वो B पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रही है तो A पॉइंट पे भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। सो यहाँ पे जो एट A पॉइंट पे जो हमारे पास फील्ड आएगी वो टोटल 2kp/r³ प्लस kp/r³ आ जाएगी। तो इसी को अगर E नॉट में चेंज कर लें तो 3/√2 E नॉट i कैप प्लस j कैप आ जाएगी क्योंकि डायरेक्शन इसकी डाइपोल मूवमेंट की तरफ रहेगी। सो डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में? i कैप प्लस j कैप। सो ये इस डायरेक्शन में रहेगा। सो ये हमारी एट पॉइंट A एंड B पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास क्या है? हाँ, R में रिलेशन निकालना था। सो हमें पता है E नॉट इज इक्वल टू kp/r³ है। सो R का रिलेशन सिंपल kp/E नॉट का क्यूब रूट आ जाएगा। सो kp/E नॉट का क्यूब रूट आ जाएगा। सो इसके सही ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, 3/√2 आना था। और सेकंड ऑप्शन B पे पॉइंट फील्ड 0 है, सो सही है। थर्ड पे ये हमारा R हमने कैलकुलेट कर लिया kp/E नॉट। सो kp/E नॉट का क्यूब रूट है और k हमारा 1/4πε0 है। थर्ड क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम। सो 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम, क्या ये कंडीशन होल्ड करेगी? अब डाइपोल की जो फील्ड है परपेंडिकुलर और एक्सियल डायरेक्शन में ही वो अगर डिफरेंट है तो वो एट एनी पॉइंट पे डिफरेंट आएगी, तो वो सर्कल के 2 पॉइंट्स में भी सेम नहीं हो सकती। सो ये पार्ट भी हमारा रॉन्ग है। सो ये हमारे इसके 2 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस आर। सो इंसुलेटिंग शेल है और रेडियस आर है, उसमें से हमने अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर का एरिया रिमूव कर दिया है, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है। सो हमें ये इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन कौन सी सही है। सो पहले हम मान लेते हैं कि इनिशियली जब कुछ भी हमने रिमूव नहीं किया था तो हमारा पोटेंशियल था V नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। आफ्टर रिमूविंग एरिया दिस, सो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में से हमने दिस एरिया रिमूव कर दिया तो हमारा चार्ज रिमूव हो जाएगा अल्फा क्यू। सो V डैश अब क्या बचेगा हमारा, इनिशियली V नॉट था माइनस जो अल्फा क्यू की वजह से हमारा पोटेंशियल था एट सेंटर पे, सो ये बचेगा। सो ये बनेगा हमारा V नॉट 1 माइनस अल्फा। सो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, V डैश माइनस V। सो ये हमारा आ जाएगा माइनस अल्फा V नॉट। सो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज बाय अल्फा V नॉट। सो ये हमारा आ गया। सो V डैश अगर हम R/2 पे चेक करते हैं यही चीज, तो पोटेंशियल जो हमारा आ जाएगा V नॉट माइनस अल्फा के क्यू बाय R/2। सो ये हमारा बन जाएगा। सो V नॉट 1 माइनस 2 अल्फा। सो ये बन जाएगा। अब हमसे इन दोनों की रेशो पूछी है कि एट सेंटर पे और एट R/2 पे आफ्टर रिमूविंग द एरिया, तो इन दोनों की रेशो आ जाएगी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा। सो पहले वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। सो फर्स्ट ये वाला ऑप्शन तो सही है कि सेंटर और R/2 पे जो रेशो है वो हमारी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा है। सो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा V नॉट। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि वो अल्फा V नॉट से डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इनिशियली मान लेते हैं ये है, सो V नॉट बाय आर है। सो एट सेंटर पे हमारे पास आफ्टर रिमूविंग चार्ज क्या हो जाएगी, E नॉट माइनस के अल्फा क्यू बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पे डेल्टा E अगर निकाल लेंगे अल्फा V नॉट बाय आर आ जाएगी हमारे पास। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, अल्फा V नॉट बाय आर। और E अगर एट 2r फ्रॉम द सेंटर देखेंगे, सो E नॉट माइनस के क्यू अल्फा बाय 2r स्क्वायर। सो 2r हमारा ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो E नॉट अल्फा बाय 4 बन जाएगा। सो V नॉट बाय आर 1 माइनस अल्फा बाय 4। सो यहाँ पे सेंटर में कितनी चेंज हुई है और 2r पे कितनी चेंज हुई है वो हमें पता चल गया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो हमारी सही है वो क्या है, सो सेंटर पे हमारी अल्फा V नॉट बाय आर हुई थी, सो ये पार्ट गलत है। और हमारी फ्रॉम 2r पे हमारी क्या हुई थी, अल्फा V नॉट बाय 4r, सो ये भी हमारा गलत है। सो हमारा यहाँ पे ओनली करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सेकंड है। सो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सॉल्व। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वायर PQ मूव करिए विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द पेयर ऑफ रेल्स ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। और ये हमें जो ये हमारी PQ है ये LR सर्किट से कनेक्टेड है जिसका स्विच अभी ओपन है। सो स्विच अभी ओपन है, हमें बताना है कि करंट अगर स्विच क्लोज करेंगे उसके बाद 1 मिली सेकेंड के बाद क्या करंट होगा। सो B हमें कांस्टेंट दे रखी है, LR की वैल्यू पता है, PQ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करिए। सो B और V कांस्टेंट है, सो हमारी जो EMF इंड्यूस होगी वो भी कांस्टेंट होगी। सो EMF इंड्यूस सबसे पहले निकाल लेंगे। EMF इंड्यूस हमारी आ जाएगी BLV, वो आ जाएगी 1 मिली वोल्ट। अब इस सर्किट को सिंपली 1 मिली वोल्ट के वोल्टेज सेल से रिप्लेस कर देंगे और जो हमारे पास ये सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट को जब क्लोज करेंगे तो KVL अगर लगाएंगे इज इक्वल टू LDI/dt प्लस IR हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो I की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी I इज इक्वल टू E/R 1 माइनस e⁻ R/L_t। सो एट t इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड पे अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। t यहाँ पे 1 मिली सेकेंड पुट कर देंगे। L की वैल्यू हमें पता है 1 मिली हेनरी है और R हमें पता है 1 ओम है और E हमें पता है 1 मिली वोल्ट है और यहाँ पे e⁻⁻1 बन जाएगा। e⁻⁻1 भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻3। सो जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.1 माइनस 0.37 विच इज इक्वल टू 0.63। सो हमारे पास x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। सो x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
0.63। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.63। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट वाज द लास्ट क्वेश्चन।